आशा भोसले, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक ऐसी आवाज जो दशकों से हमारे साथ है। पर सवाल यह है कि कोई एक आवाज, सिर्फ एक आवाज न रहकर एक पूरी पहचान कैसे बन जाती है? चलिए आज मिलकर इस कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो बात है साल 2011 की। म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई, कुछ ऐसा जिसने सबको हैरान कर दिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने एक ऐसा नाम इतिहास में दर्ज किया जो हमेशा के लिए अमर हो गया। और वो अनाउंसमेंट थी ये, नंबर 11,000 से भी ज्यादा स्टूडियो रिकॉर्डिंग्स। जी हां, इसी एक नंबर ने आशा भोसले जी को म्यूजिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड आर्टिस्ट बना दिया। सोचिए जरा, 11,000 से ज्यादा गाने। पर यह सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है, है ना? इस नंबर के पीछे एक पूरी जिंदगी की कहानी छुपी है। एक कहानी जिसमें स्ट्रगल है, बगावत है और सबसे बढ़कर वक्त के साथ खुद को बार बार बदलने की एक जबरदस्त जिद है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे दौर से जब गाना शौक नहीं बल्कि जिंदा रहने की जरूरत थी। सोचिए, सिर्फ 9 साल की उम्र जब पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया और बस वहीं से परिवार को संभालने के लिए उन्होंने गाना शुरू कर दिया। फिर 16 की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर प्यार के लिए शादी की, लेकिन वो रिश्ता भी एक बुरा सपना साबित हुआ और महज 27 साल की उम्र में वो 2 बच्चों और एक आने वाले बच्चे के साथ उस शादी से बाहर निकल आईं। यही वो चट्टान जैसी मुश्किल शुरुआत थी जिस पर उनके इतने बड़े करियर की नींव रखी जानी थी। एक तरफ तो जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव और दूसरी तरफ प्रोफेशनल दुनिया में अपनी जगह बनाने की जंग। अब देखिए, 1950 का दशक था। उस वक्त इंडस्ट्री पर गीता दत्त, शमशाद बेगम और खुद उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी का राज था। तो ऐसे में आशा जी को ज्यादातर कम बजट की फिल्मों के गाने ही मिल पाते थे। ऐसा लगता था जैसे वो हमेशा एक परछाई में जी रही हैं। और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने तय किया कि वो किसी की परछाई नहीं बनेंगी। उन्होंने अपना एक अलग रास्ता बनाया। अगर लता जी की आवाज पारंपरिक हीरोइन की आवाज थी, तो आशा जी बनी बागी किरदारों, वैम्प्स और डांसर्स की आवाज। उन्होंने जानबूझकर वेस्टर्न स्टाइल, पॉप, रॉक, कैबरे इन सबको अपने संगीत में मिलाया, एक बिल्कुल नया फ्लेवर तैयार किया। देखिए, यह आसान नहीं था। मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नैयर ने एक बार कहा था कि उन्हें लता फोबिया था। मतलब उन्हें खुद को ये यकीन दिलाने में वक्त लगा कि उनकी अपनी एक अलग आवाज है, एक अलग पहचान है। और इसी सफर में ओपी नैयर जैसे लोगों ने उनका साथ दिया। और एक बार जब उन्होंने अपनी पहचान बना ली, फिर शुरू हुआ खुद को बार बार नए अंदाज में पेश करने का सिलसिला। वो बन गई क्वीन ऑफ रीइन्वेंशन। देखिए, उनके सफर को हम 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। 60s में कैबरे की आवाज, 80s में गजलों की रूह, 90s में पॉप की धड़कन और 2000 के बाद तो वर्ल्ड म्यूजिक के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स। कमाल है ना? सबको याद है पिया तू अब तो आजा। आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर उन्होंने जो किया वो किसी क्रांति से कम नहीं था। गाने में वो सांसों का इस्तेमाल, वो बिंदास अंदाज, इसने उन्हें कैबरे की दुनिया की बेताज रानी बना दिया। हेलेन के डांस और आशा जी की आवाज, ये जोड़ी तो अमर हो गई। अब सोचिए, कैबरे और डांस नंबर्स के बाद अगला कदम क्या हो सकता है? बिल्कुल उल्टा। उन्होंने रुख किया गजल की तरफ। गजल यानी शायरी, नजाकत और शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ। और फिर आई 1981 में फिल्म उमराव जान। ये एक टर्निंग पॉइंट था। संगीतकार खय्याम साहब ने उनसे लो पिच में गवाया और जो नतीजा सामने आया वो था इन आंखों की मस्ती के जैसी अमर गजलें। इस एक फिल्म ने सबको दिखा दिया कि ये सिर्फ वेस्टर्न बीच की रानी नहीं है, क्लासिकल पर भी इनकी उतनी ही जबरदस्त पकड़ है। अच्छा, अब तक तो सब ठीक था, लेकिन जब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया है कि शायद अब इनका बेस्ट दौर जा चुका है, तब आया असली धमाका। साल था 1995, उम्र 62 साल और फिल्म थी रंगीला। उन्होंने उर्मिला मातोंडकर जैसी एक बिल्कुल नई यंग एक्ट्रेस के लिए गाया, तन्हा तन्हा रंगीला रे। ये गाने उस पूरी जनरेशन का एंथम बन गए। उन्होंने फिर साबित किया कि उम्र तो बस एक नंबर है। और उनका असर सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी आवाज ने पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बनाई। उनकी उपलब्धियों की लिस्ट तो बहुत लंबी है। देखिए, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, पद्म विभूषण, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो है ही, और हाँ, ग्रैमी के लिए नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय सिंगर भी वही थीं। ये लिस्ट अपने आप में एक कहानी है।
और बात सिर्फ अवार्ड्स की नहीं है, उन्होंने तो दुनिया भर के आर्टिस्ट के साथ काम किया। आरईएम बैंड के माइकल स्टाइप्स से लेकर गोरिल्लास तक, हमेशा कुछ नया, कुछ अलग करने की कोशिश। उनकी आवाज़ ने सच में दुनिया को दिखाया कि इंडियन म्यूजिक कितना डाइवर्स है। और आखिर में उनकी कही एक बात, जो शायद उनके पूरे सफ़र का सार है। वो कहती हैं कि आज उन्हें खुशी है कि उनके संगीत को आशा भोसले स्टाइल के नाम से जाना जाता है। सोचिए, किसी की परछाई से निकलकर खुद एक स्टाइल बन जाना, इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है कि कैसे कोई एक आवाज़ एक पूरे देश की बदलती कहानी का, उसके हर मूड का साउंड ट्रैक बन जाती है।